हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक। आई होप कि आप सबको ये चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बस घर पे डेली का डेली आप लोग रिवाइज करते जाइए। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, मक्खन टॉपिक है। 5 नंबर इजिली आपको मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल के देखा था और ये सवाल कब कब पूछा गया है। मार्च 2017, मार्च 2014 और मार्च 2009 में भी ये सवाल पूछा गया है। समझ गए बच्चों। तो ये सब इस टाइम पे आपका सवाल पूछा गया है, जो कि क्वेश्चंस में बोला था कि बोर्ड के लेके आऊंगा। तो लास्ट स्लाइड में मैं आपके लिए नहीं रख सका था, बस ठीक है, आप लोग इस स्लाइड में से ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, ऑन द बेसिक्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, मार्च 2010 और अक्टूबर 2009 में पूछा गया। डिड्यूस बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो। चलिए, हाँ बस इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखा हुआ होना चाहिए, वरना ये सारे क्वेश्चंस आपको चले जाएंगे बाउंस। ठीक है मेरे बाल को। चलिए, तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहां पर, जहां तक मुझे लगता है आप सबको ये याद होगा, लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था E इक्वल्स टू 3/2 Na इंटू KBT। ये हमने डिराइव किया था एनर्जी का इक्वेशन, एनर्जी का फॉर्मूला। कहां से किया था बच्चों? इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यहां से हमने इसका डेरिवेशन किया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू काइनेटिक थ्योरी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से याद होगा। क्या हो जाता है इसको, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है बच्चों। एक बात बताइए, हम लोग जब गैस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि गैस मॉलिक्यूल एक चैम्बर में है, 3D स्पेस में है। ठीक है, अब अगर गैस मॉलिक्यूल 3D चैम्बर स्पेस में, तो उसके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक तो एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जेड होगा। सपोज कीजिए कि ये अपने पास एक चैम्बर है। ठीक है, अपने पास एक क्या है, चैम्बर है। ये थोड़ा ढंग का चैम्बर बनाते हैं, मजा ही आएगा चैम्बर बनाने में। देखो, ये अपने पास हमने एक चैम्बर लिया हुआ है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यहां पर एक गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, क्या है, यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल है, जहां पर इस गैस मॉलिक्यूल के पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई और जेड। अब अगर इसके पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे तो बच्चों, तो ये अगर स्पेस में मूव कर रहा है, तो मैं क्या मान सकता हूं, अगर ये किसी भी इस क्यूब के, इस कंटेनर के किसी भी फेस के ऊपर ना होकर उसके बीच के स्पेस में है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्स और वाई और जेड जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूसली उसके ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे, कंटिन्यूसली उसके ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हुए चले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम आपको। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस में जाने की उसकी अपनी स्पीड होगी। अगर वो पार्टिकल स्पेस में कहीं ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा होगा, वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा होगा और जेड एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ने की उसकी एक स्पीड होगी, वाई एक्सिस में आगे बढ़ने की एक स्पीड होगी और जेड एक्सिस में आगे बढ़ने की उसकी एक खुद की वेलोसिटी या स्पीड होगी। ठीक है, अब एक बात ये बताइए आप लोग बच्चों, कि अगर वो इन सारी वेलोसिटीज को कैरी करता है, तो डेफिनेटली वो उस डायरेक्शन के काइनेटिक एनर्जीज को भी कैरी कर रहा होगा। जब हमने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था, हमने क्या देखा था कि Vx, Vy और Vz इनके मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो क्या इनके काइनेटिक एनर्जीज भी इक्वल नहीं मिलने वाले? मिलने वाले और मिलने भी चाहिए बच्चों अपने को। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि जो डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया था वो आपको याद होगा। ठीक है बच्चों, जो डेरिवेशन मैंने किया था वो आप सबको याद होगा। जैसे देखिए यहां पर हमने लास्ट टाइम क्या निकाला था बच्चों, E/N
इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये आप सबको याद होगा, ये हमने डिड्यूस किया था, इसके लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू काइनेटिक थ्योरी। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाला था। अब ध्यान से देखना यार कि ये जो वैल्यू है और यहां से जो वैल्यू मेरे को मिलेगी E बाय एन इक्वल्स टू 3/2 केबीटी होगी। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 केबीटी प्लस 1/2 केबीटी प्लस 1/2 केबीटी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये एक काइनेटिक एनर्जी 1/2 केबीटी को कैरी करती होगी अगले अगले वाले मॉलिक्यूल की, या उसी अगले वाले एक्सिस की इसको कैरी कर रही होगी और अगले वाले एक्सिस की इसको कैरी कर रही होगी, क्योंकि ये तीन मुझको कहां से मिला था, Vx, Vy और Vz को जब मैंने इक्वल माना था तो उसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला था, किसका, वेलोसिटी का। तो v इक्वल्स टू √3 v स्क्वायर मेरे को मिला था, Vx स्क्वायर, ये मेरे को वहीं से मिला था। ठीक है, तो ये सब मैंने क्या देखा कि ये एनर्जी बराबर बट रहे हैं, तो बस यार चलिए अब जब बट रहे हैं तो बांट देते हैं, पूरे तरीके से इसको बांट देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए, तो फिर इन सबको यहां कीजिए, इन महाशय को यहाँ कीजिए, या इसकी जरूरत ही नहीं है यार। चलिए फिर एक बात ये बताइए कि अगर इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, क्या हो जाएगा इसके पास, हाफ एम। वेलोसिटी का स्क्वायर कौन सा होगा बच्चों, सारे एक्सिस का लूंगा मैं, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर लूंगा। Vx स्क्वायर क्या है बच्चों, क्या उसका एवरेज नहीं है, Vx के सारे वैल्यूज का, Vy स्क्वायर क्या y के सारे वैल्यूज का एवरेज नहीं है, और z के सारे वैल्यूज का। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट माय बाल को, हाफ एम Vx स्क्वायर प्लस हाफ एम Vy स्क्वायर प्लस हाफ एम Vz स्क्वायर। ठीक है, क्या मिल गया मेरे को, काइनेटिक एनर्जी मिल गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात यहाँ बताइए, आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको एवरेज एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूं, नहीं लिख सकता। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज किसके बराबर होगा, इसके एवरेज के बराबर होगा, हाफ एम Vx स्क्वायर, बिल्कुल होगा, प्लस 1/2 हाफ एम Vy स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ, देखो ये जो सिंबल है ना ब्रैकेट, ये एरो क्लोज ब्रैकेट, ये शो होता है एवरेज के लिए। ठीक है, 1/2 हाफ एम Vz स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात ये बताइए, ये एक एनर्जी अब किसके बराबर होगी मेरे प्यारे भाई, 1/2 एम Vx स्क्वायर, किसके बराबर होगी ये, ध्यान में देखो, E/n के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। एक सिंगल मॉलिक्यूल का बताओ यार, किसके बराबर होगा, 1/2 केबीटी के बराबर होगा। वैसे सेम ये क्या होगा बच्चों, हाफ एम Vy स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम Vz स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 kBt के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, ये होगा 1/2 kBt, क्योंकि ये जो V स्क्वायर है इसके पास x, y और z तीनों है। क्या है बच्चों, इसके पास x, y, z तीनों है। अगर मैं यहाँ पर V की जगह पे x, y, z रख दूंगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये अपने आप को ओपन कर लेगा। ध्यान से देखना बच्चों, ये E/n इक्वल्स टू 1/2 m, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। पहला वाला वीडियो आप लोग याद कीजिए, तो 1/2 m Vx स्क्वायर प्लस 1/2 m Vy स्क्वायर प्लस 1/2 m Vz स्क्वायर, क्या आ गया ये E/n, और ये किसके बराबर है बच्चों, E/n 3/2 kBt के बराबर है। बट उसका देखिए ना 1/3 हिस्सा कितना होगा, 1/2 kBt होगा, जो सबके बराबर होगा, 1/2 kBt 1/2 kBt 1/2 kBt। समझ गए, तो यहाँ पे एनर्जी क्या बच्चों, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
समझ गए? लिख लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो एकदम, ठीक है बच्चों। और आपको आपके टेक्स्ट बुक की रीडिंग अच्छे से देनी है। अगर आप लोग आपके टेक्स्ट बुक की रीडिंग अच्छे से नहीं देते हो बच्चों, तो वहां पे आप लोगों को बहुत भारी लॉस होगा। या ये है आपके पेज नंबर 61 के ऊपर, यू हैव टू रीड योर टेक्स्ट बुक कंप्लीटली, क्योंकि अगर आपको सीटी में स्कोर करना है कम से कम ये 3 से 4 बार रीड हुई होनी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, ये अपना कंप्लीट हो गया। आइए अब आता है अपना अगला टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए बच्चों देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब देखो बच्चों, क्या इससे बोर्ड में सवाल नहीं बने? नहीं बच्चों, बोर्ड में इससे सवाल आज तक नहीं बने हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से भी नहीं बने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी नहीं बने हैं। बट इस साल बोर्ड्स का ये आखिरी साल हो सकता है, मतलब जिस सिलेबस में आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हुए 5 इयर्स हो चुके, में भी पॉसिबिलिटी है, नहीं है बोल नहीं सकते, बट हर 5 साल के बाद सिलेबस अपना चेंज होता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टॉपिक से में भी सवाल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाई एटॉमिक गैस का जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छा कंसेप्ट है, और वो बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है, वो उनके भेजे में उतरता ही नहीं है। बट मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना अच्छे से सिखा दूंगा बच्चों कि आप लोग पेपर में अगर सवाल आया तो भर के आएंगे पूरा, समझ गए? चलिए देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज करो कि एक चींटी है जो टेबल पे चल रही है, ठीक है, सपोज करो कि एक चींटी है जो टेबल पे चल रही है, उस चींटी के पास कितने वेज होंगे? उस चींटी के पास में कितने वेज होंगे कि वो उस टेबल पे चल पाए? डेफिनेटली टेबल का डायमेंशन रेक्टेंगल शेप में है, तो उसके पास 2 वेज होंगे, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। तो उसके पास फ्रीडम कितना है? 2 बार फ्रीडम है, या तो एक्स में जाए तो वाई में जाए, तो उसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मान लो एक मक्खी है, स्पेस में उड़ रही है, तो वो स्पेस में कहीं भी जा सकती है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या फिर जेड एक्सिस में। तो उसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों? उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। कितने? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? बस यही होता है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि हम लोग एनर्जी को कितने वेज में कैरी कर सकते हैं। देखो जैसे सपोज करो कि एक चींटी है, वो टेबल के ऊपर एक्स एक्सिस पे भाग रही है, तो भाग रही है, तो उसके पास क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। फिर वो वाई एक्सिस में भागेगी, वहां पे जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? वो होगा हाफ एम वी वाई स्क्वायर। समझ गए? मतलब एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल कितने वेज में एनर्जी कैरी कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करता है बच्चों? पार्टिकल के मोशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? एनर्जी की कर रहे हैं ना। तो मोशन हमने अब तक कितने टाइप के देखे हैं बच्चों? देखो सबसे पहला तो हमको पता है ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है सीधा एकदम, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? रोटेशनल मोशन आता है। हमने देखा है कि पार्टिकल रोटेट भी करता है, मतलब मॉलिक्यूल पार्टिकल जो भी है वो रोटेट भी करता है, बट किसी के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है, सॉरी। फिर उसके बाद में हमने देखा है वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, कि पार्टिकल क्या होता है? वाइब्रेट करता है। ऑसिलेशन में देखा है हमने, ठीक है, कि पार्टिकल क्या होता है? वाइब्रेट होता है, ठीक है। अब इतना हमने देखा है, बस अब यही जो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन है, यही हमको अच्छे से समझना है। समझ गए? आइए स्टेटमेंट देखिए इसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स or independent quantities required to describe the position and configuration of the system completely। जो मैं बोल रहा हूं वो भी वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? coordinates और independent quantities required to describe the position and configuration of the system, की पार्टिकल का पोजीशन और जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका अब कैसा है। मैं 3 कॉन्फ़िगरेशन बताया आपको, बस उसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये बोल रहा है। इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ काफी हद तक ज्यादा ही टेक्सचुअल लैंग्वेज का है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे अपने को 3 चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला बच्चों जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे वो होता है फॉर दी मोनो एटॉमिक गैसेस, फॉर दी
मोनो एटॉमिक गैसेस होता है, दूसरा अपने पास होता है बच्चों डाई एटॉमिक गैसेस। ठीक है, कितना था बच्चों, ये अपने पास होता है डाई एटॉमिक गैसेस। और डाई एटॉमिक गैसेस में भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दो टाइप या दो हिस्से होते हैं। इसमें सबसे पहला वाला होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। फिर उसके बाद में जो इसका दूसरा वाला हिस्सा होता है बच्चों, वो होता है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका जो तीसरा वाला हिस्सा है, इसका जो तीसरा वाला हिस्सा है, तीसरा वाला हिस्सा इसका होता है पॉली एटॉमिक गैसेस, पॉली एटॉमिक गैसेस। ठीक है, तो बस यही तीनों हमको पढ़ने हैं अच्छे से। पॉली एटॉमिक वाले में भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है बच्चों, देखने को तो ये तीनों आपके सिलेबस में है, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर केवल डायटोमिक गैसेस दिया, बट हम मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक भी देखेंगे क्योंकि ये आगे हमको काम में आएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये आप लोग लिख लो जरा 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा हम पानी वानी पी ले। चलिए आइए, तो हम लोग शुरू करते हैं, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है क्या, रुकिए थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है अपना बच्चों, सबसे पहला है अपना मोनो एटॉमिक गैसेस। ठीक है बच्चों, मोनो एटॉमिक गैसेस, कंफ्यूज नहीं होना एकदम। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके पास में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सॉरी एक नहीं, एक मॉलिक्यूल है, मोनो माने सिंगल होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों कहाँ कहाँ जा सकता है यार, ये आप लोगों को पता है बच्चों, ये जा सकता है, सेंटर बना दे जा रहा है इसका यार, छोड़ो, देखो ये जा सकता है एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या फिर जेड एक्सिस में। ठीक है, एक्स वाई और जेड, मतलब ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चों, 3 है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन तीनों एक्सिस में हो रहा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, इसके पास 3 ट्रांसलेशनल मोशन करने के पाथ है। ठीक है बच्चों, 3 ट्रांसलेशनल मोशन ये परफॉर्म कर सकता है। मतलब जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एक मोशन माने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे वो रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बच्चों, इसका 3 होगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बच्चों, स्मॉल एफ की वैल्यू होगी 3। कितने की मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्मॉल एफ की वैल्यू होगी 3। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलिए आते हैं अब दूसरे वाले पे, फॉर द डाई एटॉमिक गैसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, डाई एटॉमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक गैसेस में भी 2 हिस्से आएंगे बच्चों अपने। सबसे पहला वाला हिस्सा आएगा बच्चों अपना एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, सबसे सबसे पहला वाला हिस्सा अपना आएगा बच्चों एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब एट नॉर्मल टेम्परेचर पे आप देखिए बच्चों, डाई एटॉमिक मतलब मैं कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, 2 ठो, मैं 2 ठो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ बस। अब यहीं पे आप लोग किस्सा समझिए कि अब क्या होगा, 2 ठो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। ये जब जो 2 ठो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर,
ये जो दो ठो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, मैं इनको एक किसी एक्सिस से जोड़ के रखता हूँ यहाँ तक, ठीक है, मैंने जोड़ के रखा है। अब ध्यान से देखना यार आप लोग, बिल्कुल चिंता मत करना कि अगर फिलहाल के लिए इनके बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स है तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं, या तो आगे जा सकते हैं, या तो आगे जा सकते हैं, ठीक है, या तो ऊपर जा सकते हैं एक साथ, या तो पीछे जा सकते हैं एक साथ, मतलब बाहर निकल सकते हैं प्लेन के, ठीक है। इनके पास ये तीन पाथ्स हैं। क्या हो रही है, देखो, तो ये x y और z। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हो बच्चों कि इनके पास है तीन ट्रांसलेशनल, ठीक है, तीन ट्रांसलेशनल है। अब अगर मैं रोटेशन की बात करूं बच्चों, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ऐसे ऐसे रोटेट होके क्या मतलब है, ठीक, ये तो फिक्स है ना, ऐसे ऐसे रोटेशन का क्या, जब ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस रोटेट होने की फ्रीडम रखता है, पूरा का पूरा वाई एक्सिस रोटेट होने की फ्रीडम रखता है, वैसे ही पूरा का पूरा जेड एक्सिस भी तो रोटेट होने की फ्रीडम रखता है, तो वाई एक्सिस भी घूम सकता है और जेड एक्सिस भी पूरा का पूरा रोटेट करवा सकता है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। तो इसके पास क्या होगा बच्चों, यहां पर इसके पास तीन ट्रांसलेशनल के साथ में दो रोटेशनल भी होंगे, होंगे बच्चों, तीन ट्रांसलेशनल के साथ में दो रोटेशनल भी होंगे। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए जरा, जब इसके पास तीन ट्रांसलेशनल दो रोटेशनल भी होंगे तो आप लोग अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो बच्चों कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर हम डायरेक्ट ही सॉल्व स्मॉल एफ लिखते हैं बच्चों, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बच्चों, ये होगा 5, ठीक है। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी यहाँ पर 5 होगी। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम अब यहाँ पर 5 है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर अपना 5 हो गया है, तो अब दूसरा केस क्या आता है बच्चों, दूसरा केस यहाँ पे अपना आता है, अभी लिखना मत, लिखना मत अभी, अभी इसके अंदर मुझे और भी कुछ आपको दोनों का साथ में कंपेयर करके बताना है। अब इसमें आ जाता है बच्चों एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। अब एक बात ये बताओ यार आप लोग कि पार्टिकल को वाइब्रेट होने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल क्या होगा बच्चों, वाइब्रेट होगा। जब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब मैंने सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पार्टिकल क्या होगा बच्चों, पार्टिकल को मिल गई ज्यादा एनर्जी, तो पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया, क्या होगा बच्चों, पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गए। तो यही मैं डायग्राम ले लेता हूँ, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होगा बच्चों, पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गए। चलिए, जब पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया मतलब ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, इसके पास तीन ट्रांसलेशनल तो था ही, प्लस दो रोटेशनल भी था, अब दो वाइब्रेशनल भी आ गया, ठीक है, अब दो वाइब्रेशनल भी आ गया। इतना समझ गया, क्लियर है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अगर आप लोग एनर्जीज की बात करते हो बच्चों तो ध्यान से देखना, ये तीन ट्रांसलेशनल फॉर्म में एनर्जी कैरी कर रहा है, दो रोटेशनल में कैरी कर रहा है। तो ट्रांसलेशनल में कौन सा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ट्रांसलेशनल का एनर्जी कैसे होगा बच्चों, एक एक्स एक्सिस का होगा, एक वाई एक्सिस का होगा, फिर ठीक है, एक वाई एक्सिस का होगा और एक जेड एक्सिस का होगा, ठीक है बच्चों, एक क्या होगा, जेड एक्सिस का होगा, प्लस दो रोटेशनल का भी तो होगा, दो रोटेशनल का जो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा जब ये रोटेट करेगा, क्योंकि शेप कैसा होता है, स्फीयर लाइक होता है बच्चों। तो रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हाफ आई ओमेगा क्या होगा बच्चों, आई वाई होगा ना, आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्सिस क्या है, जेड है, जेड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो परेशानी नहीं है। चलिए अब एक बात बताइए, जब मैं उसका लिखने जाऊंगा तो ये तो एज इट इज सेम टू सेम आएगा, ये तो एज इट इज सेम टू सेम आएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, जो मैं क्या बता रहा था, ध्यान से देखना बच्चों कि अगर वाइब्रेशनल एनर्जी है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और
काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, वाइब्रेशनल के पास पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी, इतना ध्यान में रखना। अगर आपको ऑसिलेशन याद हो तो हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकाली थी वहां पर टोटल एनर्जी के लिए। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, ये होता है हाफ एम यू स्क्वायर होता है, प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना कि यू स्क्वायर क्या है, इनके वाइब्रेट होने की स्पीड, और आर क्या है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको मिल गया भैया एनर्जी। क्या मिल गया ये आपको, ये आपको मिल गया एनर्जी। कोनो दिक्कत यहाँ पे आपको, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर है एकदम। चलिए, और कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। आइए, मैं अगर यहाँ पे आपको पूछना चाहूँ बच्चों, बताइए कि टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी बच्चों, टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी। टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी बच्चों एक फॉर्म का क्या था बच्चों, 1/2 kBT था। सिग्नल के लिए कितना था बच्चों, 1/2 kBT। यहाँ पे ट्रांसलेशनल कितना है, यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल है तो कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 1/2 kBT। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। टोटल रोटेशनल एनर्जी, टोटल रोटेशनल एनर्जी क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, 2 इंटू 1/2 kBT। रोटेशनल दो है और एक के लिए 1/2 kBT, जो 2 इंटू 1/2 kBT। टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना है, 2 है ना, तो 2 इंटू 1/2 kBT। ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर हमने निकाला है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक का 1/2 kBT है बच्चों, तो यहाँ पे कितना ट्रांसलेशनल है, 3 ट्रांसलेशनल है, तो 3 इंटू 1/2 kBT, 2 रोटेशनल है तो 2 इंटू 1/2 kBT, और 2 वाइब्रेशनल है तो 2 इंटू 1/2 kBT। समझ गए, क्लियर है एकदम, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग किसके ओर बच्चों, पॉली एटॉमिक की ओर। आइए, पॉली एटॉमिक तीसरा वाला है। पॉली एटॉमिक गैसेस। ठीक है, पॉली एटॉमिक गैसेस में बच्चों जो अपना सबसे पहला वाला पार्ट था वो क्या था बच्चों, वो लीनियर वाला था। देखो पॉली मतलब क्या होता है, जो 2 से ज्यादा हो, तो 2 से ज्यादा तो बहुत सारे होते हैं, मैं सिर्फ 2 केस लूंगा। जो 2 से ज्यादा क्या होंगे बच्चों, 3 होंगे, मैं सिर्फ यही एक सिंपल केस लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए यार, ये सब आपस में यहाँ पर क्या है बच्चों, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जो इंट है। अब इनके पास आप बताइए बच्चों कितने वेज हैं, एक तो ये इस ओर जा सकते हैं, ठीक है, या तो ये इस ओर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, या फिर आगे आ सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक्स वाई और जेड में आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। तो इनके पास आप क्या देख सकते हो बच्चों, इनके पास है 3 ट्रांसलेशनल। कितने बच्चों, इनके पास में है 3 ट्रांसलेशनल, बट रोटेशन तो सिर्फ यहीं से होगा क्योंकि एक्स एक्सिस तो उसका यहाँ पर क्या बच्चों, वाइब्रेट नहीं हो रहा, तो ये मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, 3 ट्रांसलेशनल, बस मतलब ये रोटेट नहीं होगा, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 रोटेशनल। ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल गया बच्चों, 3 2 5। कितना हो गया बच्चों इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। चलिए, वैसे ही दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा आपका है नॉन लीनियर। क्या बच्चों, नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर की खासियत क्या ना बच्चों, देखिए आप इसका अरेंजमेंट कैसे भी रख सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीनों एक्सिस पे ही रख दूं। ठीक है, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा भी लगे। ठीक है, देखिए
ठीक है। तो ये आपस में क्या है बच्चों, ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड। ठीक है, तो इसके पास कितना होगा बच्चों, 3 ट्रांसलेशनल होगा, ये तो फिक्स है। बट अब रोटेशन बच्चों ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। तो रोटेशनल भी कितना होगा बच्चों, रोटेशनल भी 3 होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या सर यहाँ पे इसके पास वाइब्रेशनल नहीं होगा? वाइब्रेशनल होगा, बट वो हम लोग आगे देखेंगे मेयर्स रिलेशन के अंदर। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिख रहा हूँ बच्चों, मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहा हूँ 6। ठीक है, मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिख रहा हूँ, 6 लिखना हूँ बच्चों। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7। समझ गया आपको यहां तक? कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं है? तो हमने पॉली एटॉमिक गैसेस तक अच्छे से क्लियरली समझ लिया है, पूरा का पूरा मक्खन की तरह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अरे बाप रे, अच्छा सही है। थोड़ा स्लाइड को इसको ऊपर कर देना। ये रहा, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब जो इसके बाद का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मेयर्स रिलेशन। 3.9 से भी सवाल आज तक उतने अच्छे खास बने नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में नहीं बने बट सीटी में यहाँ सवाल बने हैं। ठीक है, क्योंकि पॉली एटॉमिक गैस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर, कि आपको डायरेक्ट एडियाबाटिक रेशियो पूछ लिया जाता है कभी कभी, केमिस्ट्री में भी और कहां पर, फिजिक्स में भी। सीपी और सीबी से रिलेटेड हर साल एक सवाल आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा या फिर फिजिक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, क्योंकि केटीजी के बाद का अगला टॉपिक अपना थर्मोडायनामिक्स ही है, आपको बहुत जगह सीपी और सीबी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना अगला टॉपिक होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन ही है अपने, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए अपना क्या होगा, उसके बाद में मोनोएटॉमिक गैस का प्रूफ, डायटोमिक गैस का 2 प्रूफ, एक नॉर्मल टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर, फिर आएगा पॉली एटॉमिक गैस। उसके बाद में ये होगा ये एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। बच्चों इसके ऊपर मार्च 2010 में ये सवाल पूछा गया है, बोर्ड्स का मैंने लगा के रखा है यहाँ पर, और इसके अंदर छोटा सा प्रूफ है बच्चों। फिर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसके बाद में आपका आएगा फेरिस ब्लैक बॉडी, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका, फेरिस ब्लैक बॉडी के बाद में आपका आएगा एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। उसके बाद में आएगा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ के बाद में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर आपके बाद में वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बस इसके बाद में चैप्टर आपका खत्म। अब मान के चलिए बच्चों कि अगला लेक्चर होने के बाद में सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट बचने वाला है। मैं कहानी सुनाऊंगा, आप कहानी सुनते जाना बस, और कुछ भी नहीं। मतलब मान के चलिए अब चैप्टर आपका खत्म होने के मोड पर है, और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, फॉर्मूला ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 फॉर्मूलाज यार, सिर्फ आपको वही याद करना है। बट सीपी बाय सीवी का रेशियो जो मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा वो आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं अगले लेक्चर में।